चलिए आज समय में एक लंबा सफर करते हैं। हम अपने असली पुरखों को ढूंढने निकले हैं। आज की हमारी पड़ताल का मिशन ये समझना है कि कैसे एक जंगल या गुफा में रहने वाला इंसान आगे चलकर मिस्र का इंजीनियर, भारत का संत या चीन का ज्ञानी बना। हमारे पास जो स्रोत है वो हड्डियां हैं, पुराने औजार हैं और जमीन के नीचे दबे शहरों से निकली कहानियां। तो चलिए इस कहानी की परतें खोलते हैं। और ये कहानी इंसानी जिद की कहानी है, सब कुछ जान लेने की जिद। ये याद रखना जरूरी है कि 19वीं सदी तक ये सब सिर्फ कल्पना लगता था। जब जैक्स वॉचर को फ्रांस में इंसानों के बनाए पत्थर के औजार मिले, या जब श्लीमन ने पुराने शहर ट्रॉय को खोज निकाला, तो एकेडमिक दुनिया उन पर हंसी थी। लेकिन पिछले 100-150 सालों में हमने एक के बाद एक कई पुरानी सभ्यताओं को खोज निकाला है। तो ये पड़ताल उन्हीं खोजों पर आधारित है कि हमारे उन पत्थर के जमाने के पुरखों ने आज की हमारी जिंदगी के लिए क्या छोड़ा है। तो सबसे पहले उस दुनिया की बात करते हैं जिसमें वो रहते थे। आज जैसी तो बिल्कुल नहीं थी। बिल्कुल नहीं। हमारे स्रोत बताते हैं कि धरती का एक बड़ा हिस्सा बर्फ की चादर से लिपटा हुआ था, जिसे हम आइस एज कहते हैं। हाँ, और उसी कड़ाके की ठंड में जहां विशालकाय मैमथ घूमते थे, एक जीव बचा रहा जो आगे चलकर इंसान बना। और हमें उसके निशान तो शायद पूरी दुनिया में मिलते हैं ना। बिल्कुल। जैसे चीन की एक गुफा में मिली 10 लाख साल पुरानी खोपड़ी, उसे पीकिंग मैन कहा गया क्योंकि वो उस समय के पेकिंग शहर के पास मिली थी। लेकिन शायद सबसे मशहूर निशान जर्मनी के नियांडरथाल घाटी से मिले। वहां कुछ ऐसी हड्डियां मिली जो हमारी प्रजाति से थोड़ी अलग थीं, और उसी घाटी के नाम पर इन्हें नियांडरथल मानव कहा गया। नियांडरथल मानव, हम सब ने ये नाम सुना है, अक्सर किसी को पिछड़ा हुआ कहने के लिए। लेकिन सच क्या था? वो कैसे थे असल में? हमारे स्रोतों के मुताबिक वो हमसे थोड़े अलग थे। कद में छोटे, झुके हुए और शारीरिक रूप से बहुत मजबूत। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात थी उनका दिमाग। उनका ब्रेन साइज औसतन आज के हमारे दिमाग से भी बड़ा था। एक मिनट, उनका दिमाग हमसे बड़ा था? हाँ। तो फिर आज दुनिया पर उनका नहीं हमारा राज क्यों है? विकास की दौड़ में वो हमसे पीछे क्यों रह गए? सिर्फ दिमागी ताकत ही तो कामयाबी की गारंटी होनी चाहिए थी। यही तो इस कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू है। यह हमें एक जरूरी सबक सिखाता है कि सिर्फ दिमागी ताकत ही कामयाबी की गारंटी नहीं है। नियांडरथल शायद अकेले या छोटे गुटों में काम करते थे। लगभग 20,000 साल पहले जब एशिया से एक नई नस्ल यूरोप में आई, जिन्हें हम क्रो-मैग्नन कहते हैं, तो हालात बदल गए। ये लोग लंबे, सीधे खड़े होने वाले और शायद ज्यादा संगठित थे। तो ये एक सीधी लड़ाई थी, दो इंसानी नस्लों के बीच जमीन पर कब्जे की जंग। हाँ, एक तरह से हजारों सालों तक चली एक लंबी जंग, और अंत में क्रो-मैग्नन जीत गए और नियांडरथल विलुप्त हो गए। शायद क्रो-मैग्नन की जीत का राज उनकी बेहतर सामाजिकता या ज्यादा विकसित भाषा में छिपा था, जिसने उन्हें मिलकर काम करने और ज्ञान को बेहतर ढंग से अगली पीढ़ी तक पहुंचाने में मदद की। उन्होंने सिर्फ औजार नहीं बल्कि तकनीक को साझा करना सीखा। और ये तकनीक हमें उनके बनाए औजारों में दिखती है। हमारे स्रोत पत्थर के जमाने को कई दौर में बांटते हैं, जिनके नाम बड़े अजीब हैं। प्री-शेलियन, एसोलियन, ये सब याद रखना तो मुश्किल है। क्या हम इसे आसान तरीके से समझ सकते हैं? बिल्कुल। नामों को भूल जाइए, सोच के विकास को देखिए। शुरुआत में पत्थर बस एक भारी हथियार था जिसे किसी तरह हाथ में पकड़ा जाता था। फिर हजारों साल लगे ये समझने में कि पत्थर को दोनों तरफ से तराश कर उसे ज्यादा तेज और कारगर बनाया जा सकता है। जैसे एक बादाम के आकार की कुल्हाड़ी। ये एक बड़ा वैचारिक कदम था। तो ये सिर्फ एक बेहतर औजार नहीं था, ये दिमाग में एक बेहतर ब्लूप्रिंट था। अच्छा, ये किसी चीज को पहले से सोचकर बनाने की काबिलियत थी। सही कहा। एकदम सही। और फिर असली क्रांति आई जब क्रो-मैग्नन लोगों ने पत्थर के साथ साथ हड्डियों, सींगों और हाथी दांत का इस्तेमाल शुरू कर दिया। अब वो सिर्फ भारी भरकम कुल्हाड़ियां नहीं बना रहे थे, बल्कि सुई जैसी नाजुक और बारीक चीजें भी बना रहे थे। हाथी दांत से बनी एक सुई जिसमें धागा डालने के लिए छेद भी था। ये कमाल की इंजीनियरिंग थी। और इसी दौर में कुछ और भी पैदा हुआ, कुछ ऐसा जिसके हमें जिंदा रहने के लिए जरूरत नहीं थी, पर जिसके बिना इंसान इंसान नहीं कहलाता। मेरा मतलब कला से है। हाँ, और एक नेशन दौर से हमें कला के पहले सबूत मिलते हैं। छोटी मूर्तियां, हड्डियों पर नक्काशी। लेकिन इसका शिखर हमें उत्तरी स्पेन की अल्टामीरा गुफा में देखने को मिलता है। ये कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। 1879 में एक पुरातत्ववेद अपनी छोटी बेटी के साथ वहां खुदाई कर रहा था। वो जमीन पर औजार ढूंढ रहा था और उसकी बेटी अंधेरे में इधर-उधर घूम रही थी।
अचानक वो चिल्लाई, देखो पापा, बैल। और उसने गुफा की छत पर बने उन विशाल जंगली भैंसों यानी बाइसन के चित्रों को देखा था। बिल्कुल। और वो चित्र इतने जीवंत थे, रंगों में इतनी गहराई थी कि किसी ने यकीन ही नहीं किया कि ये 16,000 साल पुराने हो सकते हैं। अच्छा। सबने उस पुरातत्वविद पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया। उसे अपनी मौत तक बदनामी झेलनी पड़ी। सालों बाद जब दूसरी जगहों पर भी ऐसी ही पेंटिंग्स मिली, तब जाके दुनिया ने माना कि वो सही था। ये सोचना ही कमाल है। मतलब हम यहाँ आज बैठ के बातें कर रहे हैं और हमसे 18,000 साल पहले कोई इंसान एक अंधेरी गुफा में जानवरों की चर्बी से जलती मशाल की रोशनी में छत पर पेंटिंग बना रहा था। उसकी दुनिया और हमारी दुनिया में कितना फर्क है, लेकिन कुछ बनाने की, कलाकारी की ये इच्छा शायद बदली नहीं है। और ये सिर्फ कलाकारी नहीं थी, इन तस्वीरों में गजब की रवानगी और दम है। एक थ्योरी ये है कि ये शिकार का जादू था। शिकारी सोचते थे कि अगर वो तस्वीर पर भाले से वार करेंगे तो उन्हें असली शिकार में जादुई मदद मिलेगी। लेकिन हमें वहां हड्डी से बनी रंग भरने वाली नली और पत्थर की प्लेट भी मिली है जिस पर आज भी रंग चिपका है। मतलब एक आर्टिस्ट का पैलेट। हाँ, इसका मतलब यह है कि 18,000 साल पहले भी समर्पित कलाकार हुआ करते थे। तो अब हमारे पुरखों के पास बेहतर औजार थे, आग थी जिसका इस्तेमाल उन्होंने शायद ज्वालामुखी से सीखा होगा, और कला भी थी। लेकिन वो अब भी एक तरह से प्रकृति के रहमो करम पर थे। शिकार मिला तो ठीक, नहीं तो भूखे। कहानी में असली मोड़ तब आया जब इंसान ने प्रकृति को नियंत्रित करना सीखा। लवाए पहला, इंसान शिकारी से किसान बना, खेती की शुरुआत हुई। किसी ने संयोग से देखा होगा कि जमीन पर गिरे बीज से फिर से पौधा उगाता है। दूसरा, जानवरों को पालतू बनाया गया। और इसका कोई ठोस सबूत है हमारे पास? हाँ, स्विट्जरलैंड की झीलों के नीचे बने लकड़ी के घरों और डेनमार्क जैसी जगहों पर मिले किचन मिडन्स यानी रसोई के कचरे के ढेरों से मिलता है, जहां पालतू जानवरों की हड्डियां जंगली जानवरों की हड्डियों से अलग मिलती हैं। खेती शुरू होने का मतलब था कि अब आबादी तेजी से बढ़ सकती थी। शिकार पर तो दुनिया में शायद सिर्फ 2 करोड़ लोग ही रह सकते थे। लेकिन इसका एक और गहरा असर हुआ होगा। पहली बार संपत्ति और मालिकाने का विचार आया होगा। ये जमीन मेरी है, ये फसल तुम्हारी। इसी से गांव बने, फिर शहर बसे, और शायद यहीं से बड़े बड़े झगड़ों और युद्धों की भी नींव पड़ी। बिल्कुल। इंसान का असली राज यहीं से शुरू हुआ, अच्छे और बुरे दोनों मायनों में। हाँ, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये एक पैकेज डील थी। स्थिरता आई, लेकिन साथ में असमानता और संघर्ष भी आए। जानवरों में सबसे पहले कुत्ते ने इंसान का साथ देना शुरू किया, शायद 10,000 साल पहले। फिर भेड़, बकरी, बैल और आखिर में घोड़े की बारी आई। और इसी दौर में एक और चीज बनी जिसे हम अक्सर इंसानियत की सबसे बड़ी खोज कहते हैं, पहिया। हाँ, पहिए को हम सबसे बड़ी खोज मानते हैं। लेकिन कई स्रोतों में ये भी लिखा है कि हजारों साल तक इसका इस्तेमाल सिर्फ कुम्हार के चाक या बच्चों के खिलौनों तक ही सीमित था। बिना अच्छी सड़कों और मजबूत धुरों के गाड़ियों के लिए इसका असली फायदा तो बहुत बाद में हुआ। तो क्या हम इसे थोड़ा बड़ा चढ़ाकर नहीं देखते? ये एक शानदार नुक्ता है। पहिए का विचार क्रांतिकारी था, लेकिन उसका व्यावहारिक उपयोग बाकी तकनीक पर निर्भर था। ये हमें सिखाता है कि कोई भी आविष्कार अकेले काम नहीं करता। समाज को भी उसे अपनाने के लिए तैयार होना पड़ता है। लेकिन जब ऐसा हुआ तो इसी पहिए ने आगे चलकर कारखानों और मशीनों का रास्ता खोला। इसी दौर में कपड़ा बुनना, मिट्टी के बर्तन बनाना और स्थायी घर बनाना भी शुरू हुआ। तो समाज ज्यादा जटिल हो रहा था, गांव बस रहे थे, व्यापार हो रहा था। पत्थर और हड्डी के औजार शायद अब काफी नहीं थे। आगे क्या हुआ? आगे धातुओं का युग आया, और ये भी एक इत्तेफाक ही रहा होगा। किसी शिकारी की आग ने गलती से पत्थर में छिपे तांबे को पिघला दिया होगा। इंसान ने देखा कि ये एक ऐसा पत्थर है जिसे पिघलाकर कोई भी आकार दिया जा सकता है, और ठंडा होने पर वो वैसा ही रहता है। ये था कॉपर एज। हाँ, लेकिन तांबा नरम था। तो उन्होंने एक एलॉय बनाई, एक मिश्र धातु बनाई। सही। उन्होंने तांबे को टिन के साथ मिलाकर कांसा यानी ब्रॉन्ज बनाना सीखा। ये ब्रॉन्ज एज थी। कांसा बहुत मजबूत और सुंदर था, लेकिन टिन मिलना बहुत मुश्किल था, इसलिए कांसा बहुत महंगा था। ये सिर्फ राजाओं, पुजारियों और सेनापतियों के पास होता था। इसने समाज में एक नया वर्ग बना दिया, एक कांस्य युग का अभिजात वर्ग। और फिर वो धातु आई जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया, लोहा। लेकिन यहाँ भी एक सवाल है। हमारे स्रोत कहता है कि लोहा धरती पर सबसे आम धातुओं में से है। तो फिर इंसान को उसे खोजने में इतना वक्त क्यों लगा? तांबा और टिन, जो कि ज्यादा दुर्लभ है, वो पहले खोज लिए गए, ऐसा क्यों? इसकी वजह
तकनीकी है। लोहे को पिघलाने के लिए तांबे से कहीं ज्यादा तापमान की जरूरत होती है। इसके लिए आपको खास तरह की भट्टियां बनानी पड़ती हैं, जिनमें हवा का तेज झोंका दिया जा सके। ये तकनीक विकसित होने में हजारों साल लग गए, लेकिन एक बार जब ये हो गया तो सब कुछ बदल गया। कैसे? लोहे ने ऐसा क्या किया जो कांसे ने नहीं किया? लोहे ने शक्ति को लोकतांत्रिक बनाने की संभावना पैदा की। क्योंकि ये सस्ता और सुलभ था, अब एक आम किसान भी एक सैनिक जितना ही अच्छा हथियार या औजार रख सकता था। इसने पुराने कांस्य युग के अभिजात वर्ग के एकाधिकार को चुनौती दी। लेकिन जैसा आपने पहले कहा था, ये भी एक दोधारी तलवार थी। मतलब ये कि सस्ते लोहे ने बड़े पैमाने पर सेनाएं बनाना भी आसान कर दिया, जिससे आगे चलकर और भी बड़े और दमनकारी साम्राज्यों का उदय हुआ। इसने एक तरफ आम आदमी को ताकत दी तो दूसरी तरफ राष्ट्र को और ज्यादा ताकतवर बना दिया। ये सारी तरक्की, खेती की तकनीक, धातु का काम, सामाजिक नियम, ये सब कुछ बहुत जटिल होता जा रहा था। इसे सिर्फ याद रखकर अगली पीढ़ी तक पहुंचाना नामुमकिन रहा होगा। उन्हें एक चीज की सख्त जरूरत थी, लिखावट की। और इसकी शुरुआत भी बड़ी दिलचस्प है। ये किसी कविता, कहानी या धर्मग्रंथ से नहीं हुई। दुनिया के सबसे पुराने लिखित निशान, जो करीब 7000 साल पुराने हैं, वो व्यापार का हिसाब किताब थे। गोदाम में रखे सामान की रसीदें और बिल। तो साहित्य की शुरुआत दरअसल अकाउंटिंग से हुई। आप बिल्कुल कह सकते हैं। पहले मिट्टी की गोलियों पर निशान बनाए जाते थे कि कितने जानवर या अनाज का लेन देन हुआ। धीरे धीरे ये निशान तस्वीरों में बदले, जिन्हें हम पिक्टोग्राफ्स कहते हैं। फिर तस्वीरें आवाज का प्रतीक बनी और आखिर में आवाज के हर हिस्से के लिए एक अक्षर बना, जिससे अल्फाबेट का जन्म हुआ। और लिखने की कला ने सब कुछ बदल दिया। सब कुछ। इसने ज्ञान को सहेजना संभव बनाया। विज्ञान और गणित की तरक्की इसी पर आधारित थी। कानून लिखे जाने लगे, जिससे समाज को व्यवस्थित करना आसान हुआ। एक पीढ़ी का सीखा हुआ ज्ञान अब अगली पीढ़ी को सीधे मिल सकता था। उन्हें हर बार पहिए का आविष्कार करने की जरूरत नहीं थी। सही मायनों में यहीं से इंसान का लिखा हुआ इतिहास शुरू होता है। तो ये थी गुफा से निकलकर शहर बसाने तक की हमारी कहानी। पत्थर से लोहे तक और फिर कागज तक। लेकिन हमारे स्रोत एक बहुत ही गहरा और विनम्र करने वाला सवाल भी उठाते हैं। क्या हम जो भी खोज रहे हैं वो असल में किसी भूली बिसरी चीज को दोबारा ढूंढना ही है? अटलांटिस जैसे डूबे हुए महाद्वीपों की कहानियों का जिक्र है। बेकन ने कहा था कि इतिहास एक डूबे हुए जहाज की उन लकड़ियों की तरह है जो किनारे पर आ गई हैं। जो बच गया वो बहुत कम है। ये एक सोबरिंग थॉट है। हम बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन उससे कहीं ज्यादा वक्त के समुंदर में खो चुका है। और ये हमें उस अंतिम सवाल पर लाता है कि सभ्यता सबसे पहले कहाँ शुरू हुई? क्या मध्य एशिया में, जो कभी एक हरा भरा इलाका था, और जब वो सूखने लगा तो लोग वहां से दुनिया में फैल गए? या फिर मेसोपोटामिया की उपजाऊ जमीन पर, जैसा कि अब ज्यादातर सबूत इशारा करते हैं? इसका कोई एक पक्का जवाब शायद हमारे पास कभी नहीं होगा, लेकिन ये हमें एक आखिरी विचार के साथ छोड़ जाता है जिस पे हम सब सोच सकते हैं। हमारा पूरा लिखा हुआ इतिहास, जिसमें धातु, शहर, विज्ञान और साहित्य है, वो सिर्फ 6000 साल पुराना है। जबकि उसके नीचे इंसान के संघर्ष और तरक्की की 10 लाख साल लंबी पत्थर के जमाने की कहानी दबी हुई है। हमारा इतिहास, जिसे हम इतना महान समझते हैं, वो हमारी पूरी कहानी का 1% भी नहीं है। शायद हम अभी शुरुआत में ही हैं।